आज हम बात करने वाले हैं हमारे पर्यावरण विज्ञान के एक छोटे से टॉपिक जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जीएमओ क्या होता है और क्या उनका पर्यावरण पे इफेक्ट होता है। जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा जीव जिसके आनुवंशिक संगठन में किसी प्रकार का बदलाव किया गया है हमारा चॉइस ऑफ बर्थ कंप्लीट करवाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें हमने हमारा चॉइस ऑफ जीन ये वाला इसमें इनपुट कर दिया है, तो इसमें ये जीन आ जाएगा, तब ये कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज सिंपल इज दैट। ओके, इसके बाद में आगे बढ़े कि कि यह जीव एक ऐसा जीव है, चाहे वो पादप है, जंतु है, जीवाणु है, विषाणु है, जिसका आनुवंशिक संगठन किसी कार्य विशेष के लिए रूपांतरित कर दिया गया है। ऐसे रूपांतरित रूप में जीव अन्यथा उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे कट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे किसी पौधे में एक अतिरिक्त जीन ऐसा प्रवेश करा दिया जाए जो उसे कीट पेस्ट के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल आप बोल सकते हैं, जैसे आपने बीटी कॉटन बना दिया तो उस कॉटन में कीट प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, क्योंकि वहां पे क्या इसमें कौन सी प्रोटीन, यहाँ पे हमने कौन सा जीन इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे हमने डाला है अपना क्राई प्रोटीन वाला जीन। ठीक है, क्राई प्रोटीन वाला जीन डालने से इसमें भी लक्षण आ गया है कि कीटों को खत्म कर सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जीन डीएनए की संरचनाएं जो किसी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही। जीन में एक संदेश विशेष के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके लक्षणों को पहचान दिलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जीन का काम क्या होता है, तो डीएनए में एक विशिष्ट क्रम में रहते हैं और जीन से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से किसी लक्षण का निर्माण होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वर्तमान में जीन को जोड़ा, हटाया, रूपांतरित किया जा सकता है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवन में जीन है वो कॉमन है, इसलिए जीन को एक जीव से दूसरे जीव में आराम से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये एक तरह से आप जीनों का हेर फेर कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से लेके अपने चॉइस ऑफ वर्क कंप्लीट करवाने के लिए किसी पादप या फिर जीन में डाल रहे हैं, ताकि आप एक स्पेसिफिक फंक्शन वहां पे कंप्लीट कर पाए। ऐसा असंबंधित जातियों में भी संभव होता है, बिल्कुल सही है। जैसे जीवाणु से पादप में डाल सकते हैं, जैसे हम बीटी कॉटन में देखते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा ऐसे जीव बनाए जा सकते हैं जिसमें नए लक्षण हो और जो लाभदायक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आनुवंशिक रूपांतरित पौधों की खेती दुनिया में कई देशों में की जा रही है। इसे मनुष्य और जीव जंतु भोजन के रूप में काम में ले रहे हैं, चाहे वो रोग रोधी हो, कीट पेस्ट रोधी हो, सूखे या फिर शाकनाशी सहनशील जातियां बनाई जा रही हैं। तो एक तरह से हम जेनेटिकली बायोटेक के द्वारा कई सारे चेंजेस करके कई सारी जो फंक्शनल है जैविक प्रतिरोध के प्रति प्लांट्स को या फिर फसलों को हम खड़ा कर पा रहे हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिक विधियों द्वारा आज हम ऐसी जातियां विकसित करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं जो पोषण रूप में बहुत गुणवत्ता युक्त होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कई सारी प्रोटीन होती हैं, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन होती हैं, वो भी आप किससे बना सकते हैं, अपने बायोटेक के द्वारा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे इंसुलिन बनाते हैं, जिसे आप बोलते हैं ह्यूमिलिन, जो अगर आप नेचुरली कैसे नेचुरली मिलती है इंसुलिन, लेकिन ये होती है कृत्रिम रूप से बनाई हुई। ठीक है, जिसे बोलते हैं ह्यूमिलिन। ओके, तो यहाँ पे जीएमओ जीवाणुओं का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इंसुलिन मनुष्य में डायबिटीज रोग के उपचार में काम आती है। हाल ही में ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विकसित किए जा रहे हैं जो वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने में काम आते हैं। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित यीस्ट को टीका उत्पादन के लिए काम में लेते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीकों के निर्माण के लिए भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जो बीटी कॉटन जो फसल आती है, जो कीट पेस्ट आक्रमण के विरोधी होती है, इसका उत्पादन भी प्रति एकड़ अधिक है। वर्तमान में भारत में कपास ही ऐसी फसल है जिसकी कृषि करने की अनुमति है, तो बीटी कॉटन की ही यहाँ पे अनुमति है, जबकि बीटी बैंगन है वो यहाँ पे सक्सेस नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, क्योंकि इससे कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके वातावरण पे पड़ते हैं, इसलिए इसका अभी परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक है, अब इसके महत्व की बात करें, इनका महत्व क्या है, तो देखिए इस विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी खाद्यान्न पूर्ति तो आपको करनी ही पड़ेगी, एक बड़ी चुनौती है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के दो साधारण तरीके हैं, या तो आप कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी कर दें और या फिर ऐसा किस्मों का विकास करें जिनकी उत्पादकता अधिक हो। ठीक है, तो अगर आपके पास में
क्षेत्र कम पड़ रहा है तो आप उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक खेत है, ठीक है, यहाँ तो आप इस खेत में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ तो इसे इतना बड़ा कर दो, इसका जो एरिया है वो बढ़ा दो, नहीं तो आप इसके जो एक प्लांट से जो आपको फसल मिलती है वो बढ़ा के भी आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्षेत्र नहीं बढ़ा के क्या बढ़ा रहे हैं, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तकनीक का विकास प्राकृतिक रूप से इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी फसलों को अजैविक और जैविक दबाव से बचाया जा सके। इस तकनीक द्वारा शाकनाशी रोधी सोयाबीन, विषाणु रोधी पपीता और डेल्टा कैरोटीन फोर्टिफाइड चावल है, कीट रोधी कपास और मक्का जैसी कई किस्में विकसित की गई हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, ओके, इनके लाभ, उसके बाद में हम हानियां भी पढ़ेंगे। तो इन फसलों में कम से कम कीटनाशियों का प्रयोग होता है, जो एक अच्छी बात है, इसलिए इसे इको फ्रेंडली भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीटनाशकों का कम उपयोग है, तो कीटनाशक आगे दूसरा पॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा देखें हम, दूसरा देखते हैं, कीटनाशी रहित फसलों के उत्पादन से खाद्य उत्पादन द्वारा स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जैव आवर्धन में वो रसायन पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे इनडायरेक्टली रूप से दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं में बहुत अच्छे से विकास होगा। जब कीटनाशकों का आप प्रयोग करते हैं तो सभी तरह की कीटों की मृत्यु संभव होती है, किंतु इनके कम प्रयोग से कई प्रकार के कीटों को विनाश से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है कि जब आप कीटनाशक ज्यादा प्रयोग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें हानिकारक की कीट मरेंगे, उसमें लाभदायक कीटों की भी डेथ हो सकती है। तो इनके अधिक प्रयोग से अधिक धन की आवश्यकता होती है, अतः जीएम फसलों की खेती से इस अपव्यय से बचाव हो सकता है। तो सीधी सीधी सी बात है, कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके किसान की आर्थिक आय भी वहां पे खर्च होती है। ठीक है, इन फसलों की खेती से बिना जुताई खेती संभव है, जिससे किसान को भी लाभ मिलता है तथा पर्यावरण को हानि नहीं होती है। तो यहाँ पे बिना जुताई की खेती संभव है इनकी फसलों से। तो ये यहाँ पे भू परिष्करण में जो लगने वाला व्यय है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। अब इसकी हानियां देखते हैं, कौन सी पर्यावरणीय चिंताएं हैं जो हमें गौर करने वाली बात है, यहाँ पे जो ध्यान देनी जरूरी है। जैसे किसान खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकता है, जिससे मृदा प्रदूषण की संभावना बढ़ती है। ठीक है, ओके, अगर आप खरपतवार नाशियों का प्रयोग करेंगे तो जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ेगा, आगे सॉइल पॉल्यूशन होने से आपके जल प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है। इनके प्रयोग से कई महत्वपूर्ण कीट और जैसे मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। जैसे मैंने बोला बीटी कॉटन है, तो उससे कीटों की आंत में जाके कीटों की आंत में जाता है और ये क्राई प्रोटीन कैसी हो जाती है, एक्टिव क्राई प्रोटीन में चेंज हो जाती है। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि ऑलवेज लाभदायक कीट ही खत्म हो, जरूरी नहीं है कि हानिकारक कीट ही खत्म हो, कई बार लाभदायक कीट भी खत्म हो जाते हैं, जो कि पर्यावरण के रूप से कैसा है, हानिकारक है। ओके, कैसा है, हानिकारक है, यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला नुकसान देखते हैं इससे। देखिए, कपास द्वारा बीटी विषैलकों के उत्पन्न होने से मनुष्य और पशुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। खरपतवारों के लंबे समय तक प्रयोग से प्रतिरोधी सुपर खरपतवार विकसित हो सकते हैं। जैसे आप खरपतवार बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं तो वहां पे उन किस्मों में रेजिस्टेंस आ जाएगा उन खरपतवारों के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि बहुत उन्हें फिर उनका उन्मूलन है वो बहुत टफ हो जाएगा। तो इनके फसलों से सामान्य फसलों या फिर वन्य संबंधित पौधों में जीन्स को आउट क्रॉसिंग से हमारे प्राकृतिक जीन समूह को क्षति पहुंचने का भय है। ठीक है, जो हमारा नेचुरल जो जीन स्ट्रक्चर है वो खत्म होने की कहीं ना कहीं इसमें संभावना बनी रहती है। ठीक है, जीएमओ के संबंधित जीन्स हमारे शरीर और जीवाणुओं में जो प्राकृतिक रूप से आहार में रहते हैं स्थानांतरित करने से सुपर बग्स विकसित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इकोलाई रहता है। ठीक है, तो अगर हम कोई जीन आहार नाल में भेज रहे हैं तो वहां पे उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी उस पर पड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इनकी फसलों से कई बार जैसे सोयाबीन से एलर्जी भी हो सकती है। इस प्रक्रिया में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो मार्कर के रूप में उपयुक्त होता है, चाहे वो आपके टेट्रासाइक्लिन हो या फिर वो क्या हो, एम्पिसिलिन हो, इन्हें मार्कर जीन कहते हैं। तो उसके द्वारा पशुओं और मनुष्यों में रोगकारक जीवाणुओं में प्रतिरोधकता उत्पन्न हो सकती है।
यानी कि जो जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं उनमें आप जब इन चीजों का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें वो प्रतिरोधकता उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी जीन्स की दुर्घटनावश प्राकृतिक समुदाय में स्वतंत्र हो जाने पर जैव विविधता को खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही है, जैव विविधता वहां पे क्षति हो सकती है। अगर आपने कोई अलग से जीन में चेंज करके कोई अलग से कोई प्रोडक्ट बना दिया तो वो जैव विविधता को खतरा हो सकता है। आनुवंशिक रूपांतरित पौधों से जिस विषाणु प्रतिरोधकता का लाभ होता है वे उत्परिवर्तन द्वारा नई अधिक खतरनाक विषाणु जातियों में बदल जाते हैं। तो हम जो विषाणु प्रतिरोधकता का लाभ करते हैं कई बार वो विषाणु कैसे हो जाते हैं, बहुत हानिकारक वे में म्यूटेशन के द्वारा खुद को चेंज कर लेते हैं जो आने वाली कंडीशंस को और ज़्यादा खराब कर देते हैं। तो ये था हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का महत्व, इनके लाभ और इनकी हानियाँ। गाइस आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी है, लेकिन इनका जो महत्व है वो किस वे में करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में करना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में ज़्यादा यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आपको इस वे में विकास करना है, आपको इस वे में विकास करना है ताकि आने वाली जातियों में किसी प्रकार की जीनी संरचना को क्षति नहीं हो। ठीक है गाइज, दिस विल बी ऑल। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।